हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज फिर मैं जो है वो एक और नई और बेहतरीन वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी रात को सब लोग सोए हुए हैं, मैंने गाड़ी लगाई है अपनी साइड पे और यहाँ पे मैंने सोचा कि आप दोस्तों के लिए कुछ और इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस बनाई जाएँ, ताकि आप हमारे नॉलेज से वक्फे वक्फे से आगाह रहें। तो इससे पहले हमने कैंप के बारे में वीडियो बनाई, आप दोस्तों ने उसको बहुत जो है ना वो तरजीह दे रहे हैं और आप देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। जिनमें महमूद साहब थे और काशिफ खान साहब थे, उन्होंने कमेंट किया। अदनान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सरोर अमजद, शायद सरोर के सरवर क्या उनका नाम लिखा हुआ था, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और हमीद साहब हैं, वो भी कह रहे थे कि जनाब हमें जो है ना वो आप बताएं कि अभी असाइलम जो है वो करना चाहिए कैंप में रह के या दूसरी जगह पे। और उसके बाद जो है वो कमर जमान साहब थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जितने दोस्त कमेंट कर रहे थे और जिन्होंने लाइक किया है, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह सारे दोस्त कमेंट में ज़रा अपनी हाज़िरी लगवाया करें, ताकि मैं आप दोस्तों के नाम भी लिया करूं और खुशी हो कि माशाल्लाह आप सब जो है वो हमें देख रहे हैं। तो ले जी, आज का जो टॉपिक है ना वो हमने डिस्कस करना है कि यूरोप के अंदर कौन सा मुल्क जो है वो रहने के लिए बेहतरीन है। तो चलें आज इस पे गुफ्तगू करते हैं। मेरे भाई, यूरोप जो है वो एक बरे-आज़म है। और जिस तरह हम एशिया में रहते हैं या साउथ अफ्रीका वाले अफ्रीका में रहते हैं और अरब वाले जो है सऊदी अरब वाले या दूसरे अरब मुल्क वो अरब में रहते हैं, इसी तरह जितने भी कंट्री हैं और वो ख़ास करके जो यूरोप के अंदर हैं वो 42 हैं या 48 हैं, ठीक है? इनमें से कुछ शेंजन ज़ोन हो जाता है और कुछ जो है वो यूरोपियन कंट्री आ जाते हैं। जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें जनाब मेरी बड़े-बड़े ममालिक में जो शामिल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जर्मन जो है वो पूरे यूरोपियन का बॉस है इस टाइम। पहले कभी ये फ्रांस होता था। जर्मन के बाद जनाब वो है यूके है, यूके के बाद फ्रांस है, फिर उसके बाद जर्मनी के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जो है वो स्पेन है, फिर उसके बाद इटली है, फिर जनाब उसके बाद जो है वो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और ये सारे जितने भी पोलैंड वगैरह और हंगरी वगैरह, ऑस्ट्रिया वगैरह, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे शेंजन ज़ोन में आते हैं। और इसके अलावा जो शेंजन यूरोपियन कंट्री में आते हैं लेकिन शेंजन ज़ोन में नहीं आते, उनमें रोमानिया था और उसके बाद जनाब मेरी वो था, अल्लाह आपका भला करे, यूक्रेन था और उसके बाद क्रोएशिया था। और भी 5-6 कंट्री हैं जो छोटे-छोटे हैं, मालदोवा जिस तरह एक मुल्क है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन वो शेंजन ज़ोन में नहीं आ रहा। उनके वीज़े तो यूरोपियन होंगे लेकिन शेंजन ज़ोन में आप एंट्री नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको उसी कंट्री में जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो क्या करते हैं जनाब, डैंकी का तरीका उनको क्या होता है कि जनाब वो पाकिस्तान से निकलते हैं, वो सऊदीया जाते हैं, सऊदीया से जनाब वो दुबई आते हैं, दुबई से वो लिबिया जाते हैं, बाज़-औक़ात वो जो है वो मोरक्को चले जाते हैं, वहाँ से फिर जो है वो काज़ाब्लांका वाली तरफ स्पेन का कोई जज़ीरा है वहाँ पे जाते हैं जी, यहाँ से हम डैंकी लगा के चले जाएँगे। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो त्यूनस से जो है वो इटली की डैंकी लगाते हैं और वो इटली का एक जज़ीरा है लैम्पेडूज़ा, वहाँ पे पहुँचते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लिबिया से आते हैं और रास्ते में वो माल्टा की तरफ निकल जाते हैं, उनको तेज़ हवाएँ जो है ना वो ले जाती हैं। उसके बाद जो बचते हैं, बच-बचा के इन लहरों से जो इटली पहुँच जाते हैं और फिर आगे आके वो रिफ्यूजीज़ कैंप, जिसका मैंने पहले आपको बताया था, रिफ्यूजीज़ कैंप ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो जनाब जो लोग निकलते हैं तुर्की से जो उनके सिटी है, वहाँ से डायरेक्ट जो है वो शिप का 7-8 दिन का सफ़र जो होता है वो शिप के अंदर, शिप क्या होती है, वो छोटी-छोटी खुरलियाँ बनी होती हैं लक्कड़ की, या बाज़-औक़ात वो टूटी होती हैं, बाज़-औक़ात लोहे की होती हैं, तो उनको ज़ंग लगा होता है। तो एजेंट क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि यार ऐसा है कि ये कश्ती ने पता नहीं पहुँचना है या नहीं पहुँचना, हो सकता है ये क्रैश कर जाए। तो लिहाज़ा इतना जो है ना वो पैसा खर्च करके तो महँगे प्रोजेक्ट खरीदने की बजाय जो है ना वो हम ऐसा करते हैं कि सस्ती-सस्ती शिपें लेते हैं और इन शिपों पे जो है वो लड़कों को भेज देते हैं, ताकि अगर ये मर जाएँ तो हमारे पैसे भी जो है ना वो कश्ती खरीदने पे इतने ज़ाया ना हो। तो ये वाला काम करते हैं और किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते और ना ही जो है ना वो किसी बंदे का उनको होता है कि यार कोई बच जाए तो बच जाए, नहीं बचता तो ना बचे। और इसलिए जो है ना वो उनको कुछ भी नहीं देते, खाने-पीने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान देते हैं। तो वो 5-6 दिन जनाब समंदर में जब हचकोले खाते हुए, कभी वो माल्टा की तरफ निकल जाते हैं, कभी वो तेज़ हवा हो तो लिबिया की तरफ निकल जाते हैं या त्यूनस आ जाते हैं। वहाँ की फ़ोर्सेस जो हैं वो उनको पकड़ के तो बागी बना लेती है या बांदी बना लेती है और फिर उनसे जो है ना वह अगवा बराए तमान माँगती है। ये वाला सीन चल जाता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि तुर्की से थोड़ा-सा निकलते ही हैं तो उनको जो है वो समंदर की बेरहम मौजें जो है वो घेर लेती हैं और उनको वहाँ से पकड़ के वो यूनान की तरफ धकेल देती है।
और यूनान का जितने भी ये इलाके हैं, मनुला दा लापा और थीवा, ये वाले सारे सारे जो शहर है ना, यहाँ पे आके ये शिप लग जाते हैं और वहाँ पे आके यूनानी जो फोर्सेस हैं वो इनको पकड़ लेती हैं और इनको वो टॉर्चर भी करती हैं। बाज़ का तो अगर समंदर में डूब रहे हो तो इनको रेस्क्यू करके फिर जाके तुर्की का जो समुंदर है वहाँ पे जाके नज़दीक से जो वो ऊपर से इनको नीचे फेंकते हैं। ये मुझे अली हमज़ा बता रहा था जो अली हमज़ा मंडी बाउलदीन का था, जिसके साथ हमने वीडियो बनाई थी। अभी वो कहीं मिला तो उनसे ये दोबारा वाक़या सुनेंगे। तो उसके अलावा जनाब उनको वो वहाँ से नीचे फेंकते हैं ट्यूबों के ऊपर और उनके ऊपर वो रेंगते-रेंगते किसी तरीके जो है ना, वो एदन वाला जो है ना समंदर, उससे साहिल से होते हुए वो तुर्की की जो कोस्ट गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि यार पानी की गेम हम नहीं कर सकते, मरने का खतरा है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से बुल्गारिया या यूनान में एंट्री मारते हैं। वहाँ से होते हुए यूनान से आगे फिर 2 रास्ते इख्तियार करते हैं। एक रास्ता जनाब यूनान से आगे वो इख्तियार करते हैं मोंटेनेग्रो का और उसके बाद अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और सर्बिया में एंटर हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो यूनान से जनाब जो उसका सलोनिकी शहर है वहाँ से निकलते हैं और आ जाते हैं। वो एक शहर का छोटा-सा एक शहर है, उसका नाम वो पता नहीं क्या उसको अब मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा। चलें वीडियो में जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। वहाँ से जनाब सीधे वो निकलते हैं और मकदूनिया, मकदूनिया नाम है जी उसका। मकदूनिया आते हैं, मकदूनिया खारे होटल पे बैठ के वहाँ पे आगे एजेंट गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। मैं भी उधर से ही आया था। वहाँ से फिर वो सर्बिया जाते हैं, सर्बिया से जनाब बोस्निया और बोस्निया जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कैंप रिफ्यूजीज़ वाले जो हैं वो उनको ज़रा बेनिफिट देते हैं। वहाँ पे रह के वो लोग खाते-पीते हैं और अपनी आगे की गेमें सेट करते हैं। और इन रास्तों में जो वो मर्डर्स भी काफ़ी हुए हैं, लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। कि चलें जी ये 2-4 बंदे जा रहे हैं, उन पे 6-7 जो है वो कभी पठान जो अफ़गानी है या कोई और इस तरह के जो ज़ालिम है, वो पैसे लूटने के लिए उन पे हमला कर देते हैं और उनको चाकू-छुरियाँ मार के जो है वो मार-मूर भी देते हैं। तो ये रास्ता इसलिए ख़तरनाक भी है। और उसके बाद जब वो एक बोस्निया में पहुँचते हैं तो बोस्निया से मेरे भई आगे फिर जो रास्ता जाता है वो स्लोवेनिया और डायरेक्ट निकल जाता है बंदा सर्बिया से भी डायरेक्ट जो है वो क्रोएशिया। क्रोएशिया रास्ते में 2 घंटे का सफ़र आता है गाड़ी पे। अगर पैदल जो है वो निकलते हैं तो पैदल 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं। यहाँ से फिर जनाब मेरी सीधे आते हैं एक ना एंड पे शहर आ जाता है इसका बोस्निया का और वहाँ पे मैं रह के आया था, वहाँ पे कैंप भी बना हुआ है। एक बोयानवाज़ कैंप था। उसके बाद जो है ना वो आगे आके जो क्रोएशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जहाँ से वो नाला निकलता है और दोनों तरफ जो है वो डिवाइड होता है। वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप बना हुआ है, वहाँ से लोग निकलते हैं और फिर नाला क्रॉस करके आगे क्रोएशिया में एंटर होते हैं। क्रोएशिया से फिर तकरीबन 4 से 5 दिन क्रोएशिया के जो पहाड़ हैं, बहुत बुलंद पहाड़ हैं, उनके ऊपर चढ़ के फिर ऊपर, 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 ऊपर चलते जाते हैं। ये जो आपको दरख्त मेरे बिहाइंड नज़र आ रहे हैं, इस तरह के उसके ऊपर दरख्त लगे होते हैं सिंबल के और पता नहीं किस-किस के। इनमें छुप-छुप के झाड़ियाँ, कांटेदार, खारदार झाड़ियाँ होती हैं। वहाँ से बच-बचा के जो है वो आगे जनाब क्रोएशिया से स्लोवेनिया में एंटर हो जाते हैं। स्लोवेनिया में एंटर होने के लिए जो है वो एक नहर का बॉर्डर है और वो क्रॉस करना लाज़मी होता है। उसमें तकरीबन सारा दिन चलते रहें, तो वो नीचे बंदा नहर तक पहुँचता है, इतना ऊँचा क्रोएशिया है वहाँ से। और उसको क्रॉस करके नहर के बॉर्डर को फिर वहाँ से सारा दिन लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर पहाड़ पे। क्योंकि वो जो नहर बनी हुई है, चश्मे का पानी है, वो बिल्कुल वो डाउन है, वो बॉर्डर निकाला हुआ है और उसपे वो कोई भी ऊँचाई नहीं है या पुल वगैरह नहीं है। उसके अंदर छलांग लगा के जनाब मेरी दूसरी तरफ होते हैं। वहाँ से फिर 2-3 दिन चल के सबसे पहला जो यूरोप की एंट्री का गेट है, वो इटली है या ऑस्ट्रिया है और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वो हंगरी भी है, साथ में जर्मन भी लगता है रोमानिया के और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑस्ट्रिया से एंटर होते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ इटली से एंटर होते हैं। ये दोनों गेटवे हैं। यहाँ से कुछ लोग कहते हैं जी चलें हम फ्रांस जाते हैं, हम स्पेन जाते हैं, तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएँगे। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी जर्मन में जाते हैं, वहाँ पे सुना है पैसा काफ़ी है और वहाँ पे काम जल्दी मिल जाता है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह ही ये लोग जो है वो भटकते-भुटकते कहीं मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों में आके फिर सोचते हैं कि यार अब यहाँ पे क्या करें? अपने लगदलिंदों को फ़ोन करते हैं, कुछ कालें उठा लेते हैं, कुछ कहते हैं कि यार फ़क ऑफ, गो टू हिल। कुछ लोग इस तरह जो है ना वो कर देते हैं। तो वहाँ पे आके आगे के लोगों को पता नहीं होता क्या डिसीज़न लेना होता है और अगर उनकी कोई मदद करने वाला हो नए बंदे की, ख़ास तौर पे मैंने कसम से ना मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबक सीखा है कि नया बंदा जितने भी मादरचोद इधर आते हैं ना कोई, तो उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए किसी को भी।
क्योंकि जब आप उनकी हेल्प करेंगे वो उल्टा आपकी गांड पे लाते मारेंगे और कहेंगे कि जी तू तेनू लौड़े दा पता, सॉरी फॉर से इस तरह। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैंने काफ़ी लोगों को जो है ना वो यहाँ पे आए हैं, मेरे अपने तो नहीं कोई भी मतलब के इतने ख़ास लगते थे, दूर करीब के बस सलाम दुआ वाले थे, उनको मैंने प्रोटेक्ट किया है, उनकी हेल्प की है डॉक्यूमेंट बनवाने में, यहाँ पे रहने के लिए। और उल्टा वो मेरे पैसे खा के भी भाग गए हैं और अब मुझे आँखें दिखाते हैं कि तू कौन होता है? तो लिहाज़ा मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जितने दोस्त मेरे यूरोप के अंदर वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भैन दा लौड़ा तुहानू आखे ना जी जनाब साडी हेल्प करो, तो उनके मुँह ते चपेड़ा मारो, उन्होंने कहा जा फक ऑफ हो जा। तो इसलिए आप जो है वो शांत रहें और वीडियो को एंड तक देखें। इससे नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी कंट्री का जो है वो क्या-क्या तरीक़ाकार है और उनसे डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे लिए जाते हैं। तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय।